Good morning students. Welcome all of you in today's class. Students, हमने लेसन नंबर 6 स्टार्ट किया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, यानी जो हमने 91 के अंदर रिफॉर्म स्टार्ट किए थे तो उसको हमने नाम क्या दिया था NEP 91। इसके 3 कंपोनेंट थे लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस एंड ग्लोबलाइजेशंस। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था लिबरलाइजेशंस। व्हाट डज इट मीन्स? फ्रीडम ऑफ ऑल द प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, जो भी कंट्रोल लगाया हुआ है हमारी प्रोडक्शन यूनिट के ऊपर, उन सबको हटाना, उनसे आजादी दे देना, दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशंस। फिर हमने किया था रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशंस। उसमें था हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, हम ये कर चुके हैं। फिजिकल रिफॉर्म्स ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज है हमारे पास फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशंस एंड एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशंस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको ध्यान से हम लोग सुनेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है? कंट्री का जो बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग सेक्टर होता है, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग सेक्टर होता है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल सेक्टर्स। स्टूडेंट्स, What are the reforms under financial sectors? कि हमारे फाइनेंशियल सेक्टर्स में क्या रिफॉर्म्स हुए? बेटा, देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए किसी भी कंट्री का फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है। मतलब हमारे इन्वेस्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, फार्मर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और इन्वेस्टमेंट के लिए लोन कहां से मिलता है? फाइनेंशियल सेक्टर से। तो इसी प्रकार हमारी गवर्नमेंट ने देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल सेक्टर्स में कुछ रिफॉर्म्स किए। दीज आर द रिफॉर्म्स। पहला रिफॉर्म्स क्या हुआ? रोल ऑफ आरबीआई। जो आरबीआई होता है हमारे देश का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी हमारे देश का जो एपेक्स बैंक है, जो पूरे बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करता है, फाइनेंशियल सेक्टर्स को कंट्रोल करता है, वो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 91 से पहले जो उसका रोल था वो था रेगुलेटर और कंट्रोल, यानी पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता था, कंट्रोल करता था। अब इसका रोल चेंज किया गया, रेगुलेटर एंड कंट्रोलर टू फैसिलिटेटर्स। यानी आरबीआई को कहा गया कि आप बैंकिंग सेक्टर्स को कंट्रोल के साथ साथ इसको फैसिलिटेट करो, यानी इसकी हेल्प करो बैंकिंग सेक्टर की। यानी पहले क्या होता था, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो डिसाइड करता था आरबीआई, और सभी कमर्शियल बैंकों को उसको फॉलो करना होता था। अब क्या हुआ? अब कमर्शियल बैंक अपने आप रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस, यानी डिमांड और सप्लाई। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करने की पावर कमर्शियल बैंकों को दे दी गई। तो इससे कमर्शियल बैंकों की काम करने की जो एफिशिएंसी थी वो इंप्रूव हुई, क्योंकि उनके हाथ में पावर आ गई। प्लस जो बैंक्स थे उनको अपनी ब्रांचेस खोलने की परमिशन मिली। जगह जगह पर जहां पे रिक्वायरमेंट है वो अपनी बैंक की ब्रांचेस को ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट। सेकंड, परमिशन टू प्राइवेट बैंकर्स इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम। मतलब अब जो प्राइवेट बैंकर्स हैं
चाहे वो डोमेस्टिक हैं चाहे वो फॉरेनर हैं, वो भी इंडियन बैंकिंग सिस्टम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब अब प्राइवेट बैंकों को, फॉरेन बैंकों को इंडिया में अपनी ब्रांच खोलने की परमिशन मिल गई। इससे क्या हुआ, बैंकिंग सेक्टर मजबूत हो गया, प्लस जितने ज्यादा बैंक्स होंगे सेविंग मोबिलाइज होगी, सेविंग इंक्रीज होगी, और वही सेविंग आगे इन्वेस्टमेंट में काम आती है। थर्ड, परमिशन टू FII। FII क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। यानी अब फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो भी हमारी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो भी यहां पर मतलब जब मैं पहले भी बताया मैंने कि अपने बैंक्स खोल सकते हैं, अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, ठीक है। मतलब वो भी इंडिया के अंदर आकर अपनी बैंकिंग ब्रांचेस या प्राइवेट बैंकिंग ब्रांचेस खोल सकते हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर कॉम्पिटिटिव हुआ, मतलब कंपटीशन इंक्रीज हुआ। पहले हमारे गवर्नमेंट के बैंक थे मान लो, ठीक है। अब जब गवर्नमेंट के बैंक थे तो उनकी जो काम करने की एफिशिएंसी थी वो काफी लो थी। जब फॉरेन बैंक इंडिया में आए, फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, कंपटीशन बढ़ गया। 91 के बाद पहली बार जब फॉरेन बैंक इंडिया में आए तो अपने साथ कंप्यूटर लेके आए, टेक्नोलॉजी लेके आए। तो हम लोग जो थे, हमने देखा कि जब हम इंडियन बैंक्स में जाते हैं, SBI में जाते हैं, मान लो डिपॉजिट करवाना है, विड्रॉ करना है, तो क्या होता है, वो अपनी एक बुक लेके आते हैं, उसमें से अपना अकाउंट नंबर ढूंढते हैं, डिपॉजिट करते हैं, मतलब काफी टाइम लग जाता है। और जब हम प्राइवेट बैंक में जाते हैं या फॉरेन बैंक में जाते हैं, जो इंडिया के अंदर उसकी ब्रांच है, कंप्यूटर पे हमारा 1 या 2 मिनट में हमारा काम हो जाता है। तो किससे क्या हुआ, इंडियन बैंक्स में भी टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया गया, जिससे काम करने की एफिशिएंसी इंक्रीज हुई। तो ये था हमारे पास फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। लास्ट वन, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। ये रिफॉर्म्स किससे रिलेटेड हैं? These are the reforms related to our foreign exchange reforms and foreign trade policy. ध्यान सुनने वाली बात है बेटा। हमने किया था, एक क्वेश्चन किया था कल स्टार्टिंग में कि वाई डू वी नीड न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो मैंने आपको बताया था कि 91 तक आते आते हमारे पास फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व होता है बिल्कुल खत्म हो गया था। रीजन क्या था कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव था। क्या था? नेगेटिव। अब उस फॉरेन करेंसी के रिजर्व को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए पॉलिसी बनाई गई, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। इसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म्स किया गया डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी। बेटा ध्यान से सुनने वाला वर्ड है, आपके लिए एक नई कॉन्सेप्ट है ये, डीवैल्यूएशन। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंडियन करेंसी को डीवैल्यूएट कर दिया गया। ये डीवैल्यूएशन क्या होता है? जानबूझकर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को इंटरनेशनल मार्केट में गिरा देना। मतलब मान लो बेटा कि आज हमारा $71 है, $71 है। अगर हम अपनी करेंसी को 10% डीवैल्यूएट कर देते हैं, 70 का 10% कितना हो गया? ₹7। तो डॉलर हो जाएगा 77 रुपीज का। इससे क्या फायदा होगा? सोचो ध्यान से बेटा। डीवैल्यूएशन करने के बाद डॉलर की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। मतलब अब $1 इंडिया के अंदर ₹77 में कन्वर्ट होगा।
इससे क्या होगा, इससे जो हमारी डोमेस्टिक गुड्स हैं वो फॉरेनर के लिए सस्ती हो जाएंगी। तो हमारी डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ने से एक्सपोर्ट राइज होंगे और इंपोर्ट डिक्रीज होंगे। क्यों? अगर आप पहले कोई एक गुड्स खरीद रहे हो और $1 की आती है बाहर से, आप उसके लिए 70 रुपये पे करते हो। अब आपको आफ्टर डिवैल्यूएशन आपको उसके लिए देने पड़ेंगे ₹77। यानी आपके लिए फॉरेन गुड्स क्या हो गई, कॉस्टली, यानी इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कंट्री का है वो सरप्लस होगा। जितने एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे उतना ही देश के अंदर फॉरेन करेंसी का रिजर्व बढ़ेगा, रिजर्व बढ़ेगा। एक तो हमने ये किया। सेकंड, हमने अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चेंज की। आपने देखा 91 से पहले हमारी पॉलिसी क्या थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस, यानी इनवर्ड लुकिंग, यानी हमने इंपोर्ट्स के ऊपर लगा रखा था टैरिफ, कोटा, लिमिट। अब वो उसको मॉडरेट कर दिया गया, कुछ हटा दिया गया, कुछ धीरे धीरे कम कर दिया गया, यानी टैरिफ कम कर दिया गया। जो भी गुड्स इंपोर्ट करना चाहता है वो करे। हमारी पॉलिसी थी कि जो कंपनी फिट है, मतलब जो कंपटीशन कर सकती है, वही टिके इंडिया के अंदर। जो मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमारी पॉलिसी बनी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिट मतलब जो फिट रहेगा, जो कंपनी कंपटीशन कर सकती है, जो इंडस्ट्री कंपटीशन कर सकती, वही टिके। तो इससे क्या होगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चेंज करने से, मतलब इंपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देगी, टैरिफ कम कर दिया गया, कोटा हटा दिया गया, रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी गई, ठीक है। इससे कंपटीशन बढ़ेगा, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फॉरेन कंपनी से कंपटीशन करेगी। तो इससे क्या होगा, वैरायटी बढ़ेगी, प्राइसेस कम हो जाएंगे, ठीक है, हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज होंगे, ट्रेड बढ़ेगा। तो यानी एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स किस लिए किए गए, एक तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए और एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए, ताकि हमारा जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व है वो इंक्रीज हो। तो बेटा ये थी हमारी लिबरलाइजेशन पॉलिसी, जिसके अंदर हमने 4 काइंड ऑफ रिफॉर्म्स की, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फिजिकल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है बेटा, हर रिफॉर्म्स अपने आप में एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसी हिसाब से आपने इसको अटेम्प्ट करना है। क्लियर? ओके।